हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इकोनॉमिक्स अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दूसरा सेट है। हमने सेट 1 पहले ही बना दिया है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र का ढाल होती है। 1 में ऋणात्मक, 2 में धनात्मक, 3 में शून्य और 4 में अपरिभाषित। तो हमारा सही उत्तर होगा ऋणात्मक, क्योंकि किसी भी सामान्य वस्तु की मांग जो है यानी कि मांग वक्र की ढाल जो है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग हम हर परिस्थिति में करते हैं। अर्थात अगर इनका मूल्य बढ़ जाता है तो भी हम इनका उपयोग उतना ही करते हैं और मूल्य अगर घट जाता है तो भी हम उनका उपयोग उतना ही करते हैं। इसीलिए इनकी मांग वक्र की जो ढाल होती है वो ऋणात्मक होती है, बाकी वस्तुओं की मांग वक्र की ढाल धनात्मक होती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। यानी कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वह कौन कौन सी वस्तुओं की मांग को कम कर देता है। तो पहला है निम्न कोटि की वस्तुएं, 2 में सामान्य वस्तुएं, 3 में गिफिन वस्तुएं और 4 में 1 और 2 दोनों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गिफिन वस्तुएं। ये भी एक प्रकार की निम्न कोटि की ही वस्तुएं होती है जो अत्यंत निम्न होती हैं। इनको जो है सबसे पहले आय बढ़ने पर उपभोक्ता उपयोग इनका करना बंद कर देता है, फिर धीरे धीरे निम्न कोटि की वस्तुओं की और फिर उसके बाद सामान्य कोटि की वस्तुओं का भी उपयोग करना उपभोक्ता बंद कर देता है। लेकिन यहाँ सही उत्तर होगा हमारा गिफिन वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 3, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है और 4 में 1 और 3 दोनों। तो सही उत्तर होगा 1 और 3 दोनों, क्योंकि मार्शल के अनुसार जो है यहाँ मुद्रा में उपयोगिता को मापा जा सकता है और यहाँ पे संख्यात्मक रूप से उसकी माप की जा सकती है, लेकिन मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता है। यह ऑप्शन जो है गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। 1 में शून्य, 2 में असीमित, 3 में इकाई से अधिक और 4 में इकाई से कम। तो सही उत्तर होगा शून्य, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं जो है वह मूल्य बढ़ने पर इनका मांग घटता नहीं है और साथ ही मूल्य घटने पर मांग इनका बढ़ता नहीं है, इसीलिए आवश्यक वस्तुओं की मांग जो है वो शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऋजु रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच शून्य होगी, इकाई होगी, अनंत होगी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इकाई होगी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल 1। वहीं यहाँ पे शून्य होगी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल 0 और अनंत होगी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा कथन सही है। 1 में उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि करने की शक्ति है, 2 में उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, 3 में वस्तु के उपयोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है और 4 में उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वस्तु ये जो सभी कथन जो है उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि से है या उपयोगिता इच्छा की तीव्रता पर का फलन है, ये सभी ऑप्शन जो है तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यापक अर्थशास्त्र में, आय सिद्धांत में या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं किसी भी एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया जाता है। गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम या उपभोक्ता की बचत। तो सही उत्तर होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसे ही गोसेन का पहला नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा कथन सही है। 1 में जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है
और 3 में जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। 4 में उपयुक्त सभी, तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, उपयोगिता की माप की जा सकती है। 1 में मुद्रा के द्वारा, 2 में वस्तुओं के विनिमय द्वारा, 3 में वस्तु के वजन द्वारा और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मुद्रा के द्वारा, क्योंकि उपयोगिता की माप हम मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग कर लेता है तब हम उसको क्या कहते हैं, उस उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं। 1 में सीमांत उपयोगिता, 2 में कुल उपयोगिता, 3 में अधिकतम संतुष्टि और 4 में अतिरिक्त उपयोगिता। तो सही उत्तर होगा कुल उपयोगिता, क्योंकि सीमांत उपयोगिता जो है वह एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो हमें उपयोगिता मिलती है वह होता है सीमांत उपयोगिता। वहीं कुल उपयोगिता जो है उपभोग किए गए सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। और अधिकतम संतुष्टि का अर्थ होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को, मतलब कि संतुष्टि, उससे पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति है, आनंद है, खुशी है या उत्पादेयता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की जो शक्ति होती है उसे ही अर्थशास्त्र में उपयोगिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है। 1 में कीमत अनुपात की ओर घटता हुआ, 3 में घटक परिस्थापन और 4 में सीमांत उपयोगिता। तो सही उत्तर होगा घटता हुआ, यानी कि तटस्थता वक्र का झुकाव जो है वह घटता हुआ यानी कि गिरता हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या शून्य हो जाती है। तो सही उत्तर होगा घटती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्यों-ज्यों किसी वस्तु की निरंतर इकाइयों का उपयोग करता जाता है उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में दी दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाती है। कीमत रेखा, तटस्थता वक्र, तटस्थता चित्र या उक्त सभी। तो सही उत्तर होगा कीमत रेखा। तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय अनुपात को कीमत रेखा दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 16, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं। 1 में कीमत, 2 में आय में परिवर्तन, 3 में उपभोक्ता की रुचि और 4 में उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों घटक जो है मांग को प्रभावित करने वाले होते हैं। जैसे कीमत बदल जाती है तो मांग प्रभावित होता है, आय के परिवर्तन के साथ मांग प्रभावित होता है और उपभोक्ता की रुचि के बदलने के साथ भी मांग प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मांग का नियम है गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन, 1 और 2 दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा गुणात्मक कथन। क्वेश्चन नंबर 18, जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग या ये सभी। तो सही उत्तर होगा ये सभी, क्योंकि कीमत मांग का तात्पर्य है कि x वस्तु का कीमत और y वस्तु की मांग एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि x वस्तु की कीमत और y वस्तु की कीमत भी एक दूसरे से संबंधित है। वहीं आय मांग, आय के बदलने के साथ किसी एक वस्तु के कीमत बदलने पर या फिर आय के बदलने के साथ ही x वस्तु और y वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। और तिरछी मांग जो है x वस्तु की मांग जो है y वस्तु की मूल्य के साथ संबंधित है। तो यानी ऑप्शन नंबर तीनों जो है यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु को मांग के बीच व्यक्त करता है। सीधे संबंध को, धनात्मक संबंध को, विपरीत संबंध को या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा विपरीत संबंध को, क्योंकि सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम
वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। क्योंकि जैसे ही किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग उसी दिशा में विपरीत दिशा में उसके विपरीत दिशा में घट जाती है। वही वस्तु की मूल्य में जब घटोतरी होती घटत होती है, जब वस्तु की मूल्य घटती है तो अब उसके विपरीत दिशा में वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसीलिए सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम जो है वह वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? एक में चाय तथा कॉफी, कोक में पेप्सी, चावल तथा गेहूं, टॉर्च तथा बैटरी। तो सही उत्तर होगा टॉर्च तथा बैटरी। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चलता, यानी कि अगर हम एक वस्तु को हटा दें तो दूसरी वस्तु बिना काम की हो जाएगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 में चाय और कॉफी ये दोनों प्रतिस्थापन वस्तु के उदाहरण हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसमें हम किसी एक वस्तु का उपयोग दूसरी वस्तु के बदले कर लेते हैं। कोक एवं पेप्सी ये भी प्रतिस्थापन वस्तु के उदाहरण है और चावल तथा गेहूं ये भी प्रतिस्थापन वस्तु के उदाहरण है, जबकि टॉर्च और बैटरी जो है ये पूरक वस्तु के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21, मांग में विस्तार का कारण है? दी हुई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना या पूरक वस्तु की मांग गिर जाना। तो सही उत्तर होगा दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। यानी मांग के विस्तार का आशय होता है कि मांग का बढ़ जाना। तो यहाँ पे अगर किसी वस्तु की कीमत गिर जाए तो उसका मांग अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वस्तु की मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? एक में मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, 2 में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बटा मांग में अनुपातिक परिवर्तन, 3 में मांग में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है? पहले हम इस चित्र को देखेंगे। ये है वाई अक्ष और ये है आपका एक्स अक्ष। यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड मांगी गई मात्रा को दर्शाया गया है और यहाँ पे इनके मूल्य को दर्शाया गया है। यह ग्राफ में दिखा रहा है कि प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन क्वांटिटी जो है पहले कम थी लेकिन इसकी मांगी गई मात्रा अब जो है वो बढ़ चुकी है, लेकिन प्राइस में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। जबकि हम जानते हैं कि मांग का नियम यह बताता है वस्तु की कीमत और उसके मांग में विपरीत संबंध होता है, लेकिन यहाँ कीमत चेंज नहीं हुआ और यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो गई, यानी मांगी गई मात्रा में बदलाव हो गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिक लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग या कम लोचदार मांग। तो सही उत्तर होगा पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसे इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है वह पूर्णतः लोचदार मांग। इस स्थिति में वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होने के बाद भी वस्तु के मांग में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर अगर मूल्य में थोड़ा भी परिवर्तन होता है, अगर मूल्य में 5% का परिवर्तन होता है, मांग में 50% का परिवर्तन हो जाता है, तो ये पूर्णतः लोचदार मांग की लोच कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? एक में कुल व्यय रीति, 2% या अनुपातिक रीति, 3 में बिंदु रीति और 4 में उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो है वो मांग की लोच को मापने की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है? यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? यहाँ हम देखेंगे कि प्राइस P है और जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है, P1 हो रहा है, तो भी क्वांटिटी हमारा Q रह रहा है, इसमें को ना ही बदलाव हो रहा है या ज्यादा हो रहा है ना ही ये कम हो रहा है। फिर से प्राइस P होने पर अगर यहाँ प्राइस घट करके P2 हो जाता है, फिर भी मांग में क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिक लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग या बेलोचदार मांग। तो सही उत्तर होगा पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के चेंज होने के बाद भी डिमांड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा धनात्मक।
हमारा आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।